मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मैं पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है ताकि मैं भी अप्लाई करूँ। गद्दार वो होते हैं जो हिंदुस्तान को फायदा पहुँचाते हैं, गद्दार वो होते हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं, गद्दार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। ये सब बातें इस बात की दलील है कि शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया। अब 100 नफी करे, उसके वज़रा 100 कहानियां बनाए, इस सब के पीछे इमरान खान। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ है। ये देखें, जब आप अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस हद तक पहुंच जाएं कि जिसमें कि आप मुल्क के इदारों को, मुल्क की जुडिशरी को, आर्म फोर्सेस को या और भी जितने भी इदारे हैं उन पे अगर आप उनको भी दाव पे लगाना चाहते हैं तो ये तो ज़ाहिर है कि कौम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिकॉज ये इदारे हैं, उसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है और हमारा मुल्क कायम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं लतीफ़ चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे सियासत की। तो बगावत और गद्दारी के मुकदमात पर जारहाना सियासत इस वक्त जारी है। लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमे पर हुकूमत ला तौल्लिकी का ऐलान कर रही है, लेकिन साथ ये भी पेशरफ सामने आई है कि गवर्नमेंट ने बगावत के मुकदमे की तफ्तीश कराने का फैसला कर लिया और पुलिस को ये हिदायत कर दी गई है कि आइन और कानून के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश की जाए। मुकदमे में नामजद लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर और अताउल्ला तारड़ आज मुतलका थाने में पेश हुए और तब्दीली सरकार पर कई इल्जामात लगाए। शाहिद खक्कान अब्बासी ने भी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया और वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुकदमे पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इलेक्शन में धांधली और अवामी मैंडेट चोरी करने वालों को गद्दार करार दिया है, जिसका हुकूमत ने भी सख्त रद्दअमल दिया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने ऑपोजिशन को निशाने पर लिया और ये वाजे किया कि ऑपोजिशन ज़ाती मफाद के लिए कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अमजद शेख साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सवाल ये है, ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये जो बगावत के मुकदमात हैं, आपके ख्याल में माजी की सियासत की जो दाव पेच है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बगावत वाला जो किस्सा है ये बड़ा एक अजीब व गरीब सा किस्सा है और मैं समझता हूं कि इसमें हम खासे गैर मोहतात तरीके से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये सारे सर्टिफिकेट खुद आपस में बांटते रहे ये लोग। आपको याद होगा कि बिलावल ने नारा लगाया था, मोदी का जो यार है गद्दार है, और वो किसी और ने नहीं कहा था। और जब मोहतरमा ने पाकिस्तानी नवाज सिखों की लिस्टें दे दी भारत को, जी जी अमजद शेख साहब, अजीब गांधी को दी। जी ठीक है अमजद शेख साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, कोई ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। जी आमिर साहब। देखें जी, ये जो मोदी के यार की कहानी है ना, ये तो कश्मीर का जब इलेक्शन हो रहा था ना 4 साल पहले आज़ाद कश्मीर में, तो बिलावल और इमरान खान दोनों एक ही नारा लगा रहे थे, तो कश्मीरियों ने तो वोट नवाज शरीफ को दे दिया था। बाद के हालात जो भी हैं वो 2/3 अक्सरियत से जीत गए और सारे बुरज उलट गए, सारी कहानी उलट गई थी। तो ये पाकिस्तान की सियासत, बिल्कुल जनरल साहब ठीक फरमा रहे हैं कि हमारी सियासत ही इस काम पे गिर्द घूमती है। मैंने तो कल परसों में ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, सब अभी ये सोशल मीडिया पे सब के क्लिप्स अवेलेबल हैं, सब गद्दारी के सर्टिफिकेट्स एक दूसरे को देते भी रहे, बताते भी रहे, सिक्योरिटी रिस्क भी करार देते रहे, इंडियन एजेंट बना देना। मतलब ये हमारी एक सियासत का वस्फ है। और ये उसी तरह ही है कि जी आपने लाहौर में एक आरपीओ अपनी पसंद का लगाया, चुन के लगाया, जो दिनों के हिसाब से काम कर रहा है, और उसके नीचे नाक नीचे एक पर्चा होता है सेडिशन का, बगावत का, और उसको गद्दारी नहीं कह रहे, बगावत का दर्जा तर्जमा किया गया वफाकी हुकूमत के तर्जुमानों ने। तो ओके भाई, कर दिया। तो आज जो लोग थाने गए थे, तो फिर जिस SHO साहब ने
बड़ी सूरत के साथ ये पर्चा दर्ज किया था उनको बिठा लेते, और बाकी जो नहीं थे करैक्टर्स इस्लामाबाद में थे या कहीं और थे वो भी अब आज 8 बजे मरियम नवाज के पास सारे मौजूद होंगे, सबसे तफ्तीश कर लें। मैंने कल बताया था कि काबीना में बड़ी तफसील से बात हुई और राय दो तरह की थी कि जी ये पर्चा अब कायम हो गया तो इस पर खड़े रहें, लेकिन फैसला वहां पे ये था कि भाई अब ना इसकी तफ्तीश कराएं। और वजीर इत्तलात साहब कह रहे थे कि हम इस बात की तफ्तीश करेंगे कि पर्चा किसने दर्ज कराया, लेकिन आज फिर नए सिरे से खबरें दिलवाई गई हैं कि नहीं वो जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा क्योंकि अब पर्चा हो गया। भाई वो तो दोनों पार्टियां तैयार हैं, तो बहस किस चीज़ की है? बिल्कुल सही। सब कह रहे हैं कि हमने इदारों के साथ काम करना है, और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला हो चुका है। अब इश्तिहार लगेगा तो जाके लंदन से पकड़ लें कि उन्होंने कोई ऐसी बातें की हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, फजलुर रहमान से लेके सब लोग तकरीरें कर रहे हैं यहीं पे। आज शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि मैं वजीर आजम के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने जाऊंगा और उसी SHO से कहूंगा कि मुहब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है। तो मिनासिब कौम हमारी सियासी क़यादत जो है वो बहुत ज़्यादा लाशऊरी तौर पे कहें या शऊरी तौर पे कहें, बहुत ही बचगाना हरकतें कर रही है। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है हमारे। आप अगर हकीकत प्राइम मिनिस्टर खोलेंगे जुमे वाले दिन कि इस वक्त एनर्जी पे क्या क्राइसिस है, तो जाहिर है वो सारा पोजीशन पे डलेगा कि जी ये पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। वो जनरल मुशर्रफ की तरफ नहीं जाएंगे कि उनके 11 साल में 1 मेगावाट बिजली भी क्यों नहीं लगी थी, और नवाज शरीफ ने अगर आके 5 साल में बिजली दे दी थी तो क्या तूफान पैदा हो गया था। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी मामले में बैसियत कौम को डिसीजन करके, अगर किसी ने एक अच्छे वक्त के लिए फैसले किए हैं तो उनको लेके भाई आपने 2 साल में जो मिक्स एनर्जी आना था उसको क्यों नहीं लगाया। ये सवाल अब प्राइम मिनिस्टर उठाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें आ रही हैं। ये किसी पे नहीं, ये जो आपका सवाल है किस पे भारी होगा, ये सिर्फ मुल्क पे भारी हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत पे भारी हो रहा है। आपने स्टॉक एक्सचेंज का देख लिया कि जरा सी सियासत में शहबाज शरीफ की अरेस्ट आई है, उससे लेके और अब तक आपका स्टॉक एक्सचेंज आपसे नहीं संभल रहा। कितनी इन्वेस्टमेंट अरब रुपए की सरकारी तौर पे भी की गई, लोगों से कराई गई कि भाई किसी तरह हमारी मईशत का कुछ शक्ल नजर आ जाए, IMF से हम कोई बात करने के काबिल हो जाए, हम फेटफ में कोई तरीकाकार अपना बरत लें। लेकिन हम जो नहीं करना चाहते वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर हारमोनी बना के लोगों को सियासी इस्तेकाम की तरफ लेके चलें। अपनी जो पोजीशन है ना, कोई नहीं कहता कि जी जो चोर है, जो करप्ट है, लेकिन उसको साबित करने के लिए तरीकाकार अपनाएं। उसके लिए इंटरव्यूज ना करें लोगों के, बल्कि केसेस वो जो चेयरमैन नैब की तरफ से बार बार प्रेस रिलीज आती है, चूंकि पिट चुकी है, और वही सवाल उनको हो रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस एहतसाब को नहीं मानती। इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने भी बड़ा क्लियर किया कि जी आपके क्वेश्चन, आपके ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं, वो नहीं आपका पेपर रिसीव करते। तो भाई यहां पे बैठ के सेट कर लें एक दूसरे को, अपनी सियासत के अलावा पाकिस्तान को देखें, वो सारी अपोजिशन देखे, सारी गवर्नमेंट का कोलिशन देखे कि जी हमने मुल्क कैसे चलाना है। ठीक है जी, अमजद शेख साहब आप कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। जी, मैं बात ये कर रहा था कि बदकिस्मती ये है कि ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं, और बाज़-औक़ात इल्जाम जो हैं वो खोखले और बाज़-औक़ात दुरुस्त भी होते रहे। दूसरी बात ये है कि जहां तक फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की बातें अगर आप देखें तो ये अक्सर बड़े सियासतदान जो है, उसमें इमरान खान भी शामिल है, फजलुर रहमान शामिल हैं, आप महमूद अचकज़ई देख लीजिए, मरहूम बज़ंजो देख लें, ये सब बहुत बड़ा, यानी आप यूं समझ लीजिए कि इनकी गिरफ्त नहीं हुई, लिहाजा बेलगाम किस्म के ये उस पे कहते रहे, अपने बयानात देते रहे हैं। तो वो चीजें तो चलती रही, आप उसको सियासत कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन एक फर्क है जो मियां साहब की सियासत का और बाकियों का है। मियां साहब एक तरह का साजिशी किस्म का रोल प्ले करते रहे, उनके मुख्तलिफ किस्म के जो वक्तन फक्तन, यहाँ तक कि उनके एक बयान जो है वो तो कलभूषण वाले केस में इंटरनेशनल कोर्ट में भी इंडियन वकील ने उसको कोर्ट किया। ये रोल बड़ा मुख्तलिफ है जो वो प्ले कर रहे हैं। अब सिर्फ इसमें चीज ये है कि क्या वो नियतन करते हैं, क्या वो गलतफहमी की बुनियाद पे करते हैं, क्या कोताही है, कोई उनको मतलब ये अंदाजा नहीं है कि इन चीजों के नुकसान क्या हो सकते हैं। ये देखना होगा कि ये है क्या किस्सा। तो हुकूमत को चाहिए कि उस चीज को खंगाल ले। बाकी ये कि सब के ऊपर यूं मुकदमे कर देने, ये तो मेरा ख्याल एक तमाशा है। ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो दूसरे भी आप पे फिर इसी तरह मुकदमे दर्ज कराएंगे और फिर पाकिस्तान की सियासत आलूदा रहेगी इसी तरह। ठीक जी, हाफिज तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये जो मुकदमात का मामला है, मैं समझता हूँ कि बगावत के या गद्दारी के मुकदमात जो हैं ये हमारे यहाँ एक तसलसल है। अगर हम देखें ये बंद होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बातें हैं कि मैं आज इख्तियार में हूँ
और कल जब मैं इख्तियार में नहीं हूँ तो फिर मैं जनाब ब्लैकमेल करूँ कि मेरे पास कौमी राज हैं, मैं वो कौमी राज जो है अफशा कर दूँगा, मैं जनाब अपना फ़ौज को जो है वो रगेदना शुरू कर दूँ, मैं मुल्क के सलामती के इदारों पे को रगेदना शुरू कर दूँ। ये रवैया भी तो कोई बेहतर रवैया नहीं है ना। आप बताइए, आप में से कौन है जिसने इस फौज को अपने इक़्तिदार के लिए जाके सलामी नहीं पेश की हुई? ये आप मत लोगों को बेवकूफ बनाएं, लोग जानते हैं। और क्या आज भी आपकी लीडरशिप जो है क्यों जाती है? आपकी लीडरशिप क्यों मुंतजिर रहती है आपकी लीडरशिप के बुलावा आए? आपकी लीडरशिप जो है क्या नहीं मिलती जाके? वो आपके यहाँ आते हैं या आप उनके यहाँ जाते हैं? तो ये बात ये है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आपने कौमी सियासत करनी है, आप इश्यूज पे सियासत करें। ये हिज़्ब इख्तिलाफ को भी और हिज़्ब इक़्तिदार को भी ये करना चाहिए। बिल्कुल सही, दोनों। और हकीकत बात ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनमें बेहतरी के लिए सबको मिल बैठना चाहिए। मुआशी हालात आपको देखने हैं, आलमी सतह पे जो चीजें हो रही हैं, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके जो हालात आपस में पैदा हो चुके हैं, तो हमें बजाय इसके कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके दरमियान जो बहुत पैदा हो रहा है हम उसे दूर करें। हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि हम आपस में एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है सबको अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। सियासत कीजिए लेकिन जातियात पे उतर आना और हर बंदा ये ब्लैकमेल करे कि जनाब मैं फौज को, मैं इदारों को, तो ये कौन कबूल करेगा? ये कौम ही कबूल नहीं करेगी। जो मर्जी आप कहें, कौम और फौज एक है, और जो फौज के साथ खेलने की कोशिश करेगा वो खसारे में जाएगा। जी लतीफ़ चौधरी साहब, देखें, जब हम ये कहते हैं कि वो कौन है जो फौज के पास नहीं गया, जैसे शेख रशीद साहब ने फरमाया कि वो सारे गेट नंबर 4 है या 5 है या 6 है, हम तो कभी उन गेटों को ना देखा ना कभी गए, तो इसका क्या मतलब वो कहना चाह रहे हैं? क्या ये अदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के ज़मरे में नहीं आएगी ये बात? बिल्कुल। आपसे किसी ने पूछा है कि वो अदारों के पास कौन जाते हैं? सही। आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? अगर आपको चले गए हैं तो अगर दूसरा चला गया तो आप चुप रहें, अपनी ज़ुबान को बंद रखें। ठीक। तो मेरा तो ख्याल ये है कि हमारे जो कौमी सलामती के अदारे हैं वो उन्हें इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए कि ये जो एक इस किस्म की जो क्लास आप पैदा हो चुकी है इस मुल्क में, जो फ़ख्रिया ये कहती है कि जी मेरे तो फ़लाँ राब्ते हैं उधर, वहाँ से तो सारे उधर से होके आते हैं। ठीक। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के कौमी अदारों के साथ एक साजिशी खेल है। ये खुद बता रहे हैं लोगों को कि हमारे कौमी अदारे जो हैं जी वहाँ पे तो सारे जाते हैं। ठीक। नवाज शरीफ भी जाता है, मैं भी जाता हूँ, शेख रशीद साहब वो भी जाते हैं, बाकी जाते हैं। तो ये क्या करने जाते हैं उधर? ठीक। ये बाहर निकले जिस मकसद के लिए इनको मुंतखब किया गया है या जिन कामों के लिए किया गया है वो तो करते नहीं, वो करें। तो कौमी सलामती के हमारे जो अदारे हैं वो हमारे लिए मोहतरम है, पाकिस्तान के हर बंदे के लिए मोहतरम है। बिल्कुल सही, हम उनके दरवाजे पे जाएं या ना जाएं, ठीक हो गया, उसके बावजूद वो हमारे लिए मोहतरम है और हम उनके लिए हाजिर हैं हर मौके के ऊपर। ठीक है। लेकिन अगर आपके ही बंदे जो हुकूमत में ही बैठे हुए बंदे बातें करना शुरू कर दें तो उनका फिर उसे अवाम क्या मतलब लेगी? बिल्कुल सही बात। आपको ये चीज सोचनी चाहिए। ठीक है। हमारी जो सरहदों का जो मामलात हैं, हमारे दोस्तों के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, उनको संवारना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, हमारा एतराज उससे यही है कि आपको मैंडेट दिया गया कि खराब हालात को दुरुस्त करें। बिल्कुल। आप अपनी तवज्जो उधर रखें। क्या बगावत के मुकदमात कर रहे हैं, कहते हैं मैंने नहीं किया, वो कहता है मैंने नहीं किया, फिर साथ किया। तो ये कौम को बेवकूफ नहीं बना रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान। ठीक है लतीफ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी फैसल हुसैन साहब। ये आमिर साहब और अमजद साहब ने बिल्कुल जो है वो सही बात की है कि ये जो गद्दार कहने का सिलसिला है, इसमें सियासी जमातों ने अपने मुखालफिन के हवाले से जो है इस तरह के इल्जामात का जो है वो बेदरेक इस्तेमाल किया है।
अब इस सिलसिले को रोकना है। अब ये बात पे तो तमाम मकतबा फिक्र के लोग मुत्तफिक हैं, ये चीज जो एक दूसरे को गद्दार करार देने का सिलसिला है, इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंच रहा, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी बात है, गद्दार और बगावत का लफ्ज एक ऐसा लफ्ज बन गया है कि अब आम आदमी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि गद्दार का लफ्ज भी जो है पाकिस्तान की सियासत में, हमारे माशरे में जो है वो बेमानी सा हो गया है। वाकई कोई अगर कोई जेन्युइन गद्दार भी होगा तो इस जंग में और इतना जो प्रोपेगेंडा हुआ उसमें वो गद्दार भी जो है वो गद्दार मालूम नहीं होता। तो इस सूरत-ए-हाल का तदारुक कैसे होगा? इसके लिए बेहतर ये है कि सबसे पहले जो है फातिमा जिन्ना को पाकिस्तान की जो पहली खातून गद्दार डिक्लेयर किया गया था, वहां से लेके अब तक का जो है कमीशन बना दिया जाए और उस कमीशन में ये तय किया जाए कि वाकई कौन कौन लोग गद्दार थे, नहीं थे, इन पे किसने इल्जामात लगाए, और जिन लोगों ने इल्जामात लगाए तो उन्होंने सिर्फ इन चंद अफराद के साथ या किसी फर्द के साथ ज्यादती नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती किया, किसी पे जो है झूठा और गलत इल्जाम लगाया है। तो उस कमीशन में उन लोगों के किरदार का तयन किया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जो है ये इल्जामात लगाया। बहुत ही जो है वो एक गैर जानिबताराना कमीशन हो, जो एक शफाकाना और जो अपनी जो है वो एक राय दे, किसी किस्म के उस पर दबाव न। अगर हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से है, इस हवाले से जो है फिर वो ये इक़दाम आपको उठाना पड़ेगा ताकि कहीं तो इसको स्टॉप लगे। अगर स्टॉप नहीं लगेगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा और जो सबसे ज्यादा जो अलाकार बनते हैं पीछे कोई भी होता हो, लेकिन सियासी जमातें जो इस प्रोपेगेंडे को जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करती है। हमें इस सिलसिले को रोकना होगा। बिल्कुल सही जी इलियास साहब। जी बिल्कुल, ये जो है ये कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जो एक साजिश ये इन दिनों जो शुरू हुई है, इसको रोकना चाहिए। बिल्कुल कौमी सलामती के इदारों के बारे में जो सियासतदान हैं, जो पार्टी के सरबराह हैं, जैसे मियाँ साहब ने एक बात की तो इन्होंने कहा कि जी इशारे देते हैं और फिर इस तरह जब करते हैं, या हुकूमती जो हैं बेंचों पर बैठे हुए वो भी इस तरह की बातें करते हैं, ये बातें मुनासिब नहीं हैं। आवाम पर इसका क्या असरात पड़े कि जी ये पाकिस्तान के जो सलामती इदारे हैं इनका ये मुल्क की दफ़ा के लिए काम कर रहे हैं, तो इस दफ़ा को कमज़ोर करने के लिए साजिश करें, या बैरूनी नासर हैं जो इनके पीछे हैं, या अगर हैं तो साबित करें इनको। ये इस तरह आपस पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे को करना, आज इस पर लग रहा है कल वो अपोजिशन में होंगे उनको कहेंगे, कहीं ना कहीं नुक्ता चीनी करके इस तरह की बातें करने से मुल्क को फ़ायदा नहीं, मुल्क की दफ़ा को नुकसान पहुँचाएंगे। ये इसके लिए चाहिए जैसे देखने माशी इशारे भी देखें मनफी की तरफ चले जाएंगे जब भी इस तरह की सियासत होगी। इस तरह की ये डर्टी पॉलिटिक्स है, ये कब तक चलेगी? इसको रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अगर हैं, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इनको रोकना चाहिए, अपने बंदों को भी, और जो दूसरी तरफ ये मियां नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि बजाय वो समझदारी का काम करें, इसमें इस मामलात पर ना लेके आए कि कौमी इदारों के बारे में इस तरह की बात वो खुद करते हैं तो फिर सब दूसरे भी करते हैं। तो इस तरह करेंगे तो इस तरह लोगों में, आवाम में एक अजीब आती बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि फ़ौज के बारे में लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते कि जी उन पर इल्ज़ामात इस तरह ये फ़ौज को सियासत में लेके आए जाए। फ़ौज को सियासत में नहीं लाना चाहिए। अपना खुद आप मुंतखब होके आए हैं तो पार्लियामेंट में बैठ के अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करें। आपका ये काम नहीं है कि जी नुक्ताचीनी करें, किसी परेशानियाँ करें। आप अगर इक़्तिदार में नहीं आ सके तो इलेक्शन में जो भी हुआ तो उसको धांधली अगर जो कहते हैं तो धांधली को प्रूव करें। इसके लिए देखें कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल है, तो वो उस पर काम करें। अगर नहीं कर सकते तो ये अपना इस पर वो बैठ के सियासतदानों को चाहिए इस मसले को हल करने के लिए ये रोकथाम करें। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, इस पर नहीं करना चाहिए। किसी जगह नहीं ऐसा होता जहाँ जैसे हमारे यहाँ इस तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं लफ्ज वगैरह, इसको रोकना चाहिए। जी अमजद शेख साहब, जी जी हाँ जी, अच्छा जी। पहली बात तो ये है कि ये जो मियाँ साहब एकदम जो इनका उबाल निकला है वो इस वजह से हुआ है कि इन्होंने जुबैर साहब को लॉन्च किया हुआ था और जनरल कमर जावेद बाजवा पे बड़ी तवक्कुआत थी कि वो कुछ करवा लेंगे, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर और उस पे फिर DGISPR ने जब ये पब्लिक कर दिया कि ये आए थे तो उसके बाद फिर सारा जो मलबा था वो उन्होंने इन पे अदारों पे डालना शुरू कर दी, क्योंकि अदारों से नाराजगी हो गई कि आपने किया भी कुछ नहीं और बदनाम भी कर दिया। दूसरी बात यह है कि जब आप देखिए, आप सियासतदानों को अपने अमल के बारे में बड़ा मोहतात होना चाहिए। लाहौर में मोदी आया, उसके साथ इन्होंने मीटिंग की, उस मीटिंग में अजीत डोवल उनका NSA शामिल था, उनका रॉ का चीफ मौजूद था, उनका फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद था, लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं था। एजाज चौधरी जो फॉरेन सेक्रेटरी वो जा रहे थे, उनको रस्ते से रोका गया। NSA नासिर जंजूई को रस्ते से रोका गया। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहां पे क्या बातें हुई, और वहां की कुछ थोड़ी बहुत बातें हमें मोदी या इंडियन मीडिया के जरिए पता लगती हैं, लेकिन वो दुरुस्त हैं या नहीं। अब मियां साहब के इस अमल पे अगर वो अपने लोगों को शामिल कर लेते तो किसी को कोई शुबा ना होता, वरना इसमें हर कोई अपनी अपनी तौजीहात निकालेगा कि मियां साहब ने वहां पे क्या किया।
तो ये चीजें हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से करनी चाहिए। आप अदारों को एक तरफ करके तो आप अपने तौर पे खुद जो आपका मनमानियां करते रहे तो फिर आपको मुश्किलात आएंगी। बिल्कुल आपसे, सियासतदानों को अपने अमल के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए, बहरहाल मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है, एक के बाद एक तनाज़े, वफाक और सिंध में वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बेहतर होगी, ये जानेंगे एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। देखें, आपको एक तो चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक काम है जो कि आप खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते, हमारी तो कोशिश यही है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो। किसकी इंडस्ट्रीज़, यहाँ कराची की, सिंध की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा, यहाँ का रोज़गार पैदा होगा। हम एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं आपके इलाके में। हम आपकी जहाँ पे हुकूमत है, एक काम है जो कि डेवलपमेंट का उनका काम कर रहे हैं और उसको ये सियासत की नज़र हमेशा करते हैं। सिंध और वफाक के दरमियान जज़ायर की मलकियत का तनाज़ा तूल पकड़ गया। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों पर मौजूद जज़ायर की तरक्की का ऐलान किया तो सिंध हुकूमत ने मशरूत काम की इजाज़त दे दी। वफाक ने काम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अथॉरिटी बनाई, लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वफाक के साथ जो शराइत तय की गई थी उस पर अमल नहीं किया जा रहा, इसलिए वफाक को काम की इजाज़त नहीं दे सकते। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार देकर उसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया और वफाक को जारी किया गया मशरूत इजाज़त का खत भी आज वापस ले लिया गया और इस तरह आइलैंड की तरक्की का मामला भी वफाक और सिंध की महाज की नज़र होता दिखाई दे रहा है। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये एक के बाद एक तनाज़े वफाक और सिंध में आपके ख्याल में वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकती है? अच्छा देखें, ये तो एक सिंध का एक मिजाज ही बन गया है कि जब भी कोई बड़ा मंसूबा शुरू होता है इसको जो है ये कहना शुरू कर देते हैं कि सिंध की वादानियत पे जो है हमला हो गया। लेकिन वफाकी हुकूमत की भी जो है वो नीयत का मसला है। अगर ये वाकई इस मामले में संजीदा थे और काम करना चाहते तो ये अपनी अना का जो बुत था उसको गिरा के ये काम कर लेते। बेहतर था ये सिंध हुकूमत से जो है वो मुशावरत करके ये काम कर लेते। अब ये मनसूबा पूरी दुनिया में जो है वो आइलैंड जो है उन मुल्कों की तरक्की का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं। पाकिस्तान का समंदर एक ऐसा समंदर है पूरा पाकिस्तान को जो है वो पाल सकता है, लेकिन ये समंदर हमारे यहाँ सिर्फ कचरे का ढेर और गंदगी, गलाजत, ताफुन, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यानी कि अब शहर के लोगों को कई अशरे हो जाते हैं, वो जो है इस समंदर की तरफ तफरी के लिए भी रुख जो है करने को तैयार नहीं है। मगर दुनिया में समंदर है, पूरे मुल्क को जो है आप पाल रहे हैं, उनकी तरक्की का जो है बुनियादी सबब बने हुए कि हमारा समंदर जो इतना बड़ा समंदर है किसी काम का ही नहीं है। अब इन दोनों हुकूमतों को जो है वो अपनी अना की अगर ये बुत गिरा दें और ये बैठ के बात कर लें और इस समंदर की तरक्की के हवाले से सिर्फ आइलैंड नहीं बल्कि समंदर में हमारी ये इतना बदनसीब यानी कि मुल्क है, ये बदनसीब शहर है, इसका समंदर है, इस समंदर में कोई तफरी नहीं है। यानी कि समंदर की तफरी के लिए शहर के लोग जो है वो लाखों रुपए खर्च करके जो है वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, लेकिन अपने शहर के समंदर में जो है वो आने को रवादार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना बैठने की जगह है, ना यहाँ वाशरूम है, सिर्फ गंदगी है, गलाजत है। एक अजीब व गरीब मामला है। तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कुछ खुदा का खौफ कर लें, कुछ बैठ के अवाम के लिए सोच लें, अना से बाहर निकल लें और कोई इज्तिमाई रास्ता निकाल लें कि इसमें किसी की अना का मामला नहीं है, लेकिन उस पर बात करने को तैयार नहीं है। कि ये जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है उससे 2 दिन पहले आप सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड ले लेते तो भाई क्या फर्क पड़ जाता, लेकिन नहीं लेना आपने। दोनों जो तरफ से जो है किस तरह की ज़हनी सत्ता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हाफिज ताहिर साहब, बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मामलात को तो जो है वो बैठ के ही हल किया जाएगा ना। अगर जैसे अभी ये कह रहे थे, बात तो ठीक कह रहे थे, जिन मुल्कों के पास समुंदर है वो तो उनकी मईशत का बहुत बड़ा बोझ उस समुंदर ने उठाया हुआ है। वहाँ सयाह आ रहे हैं, वहाँ पर बेहतरीन लोगों के लिए सहूलतें हैं, हर चीज़ है। और आपके यहाँ जो मामलात हैं वो आप देखें तो सिंध हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, इनको बैठना चाहिए, बैठ के चीज़ों को हल करना चाहिए। लोगों को क्या देना है, असल इस वक्त मसला ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मसला ये है कि अवाम के लिए क्या हो रहा है, अवाम के लिए क्या किया जाए। ये सोचने की जरूरत है, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। जिस अवाम से हम वोट लेके आते हैं, जिस अवाम के ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं, कोई उसका भी हक है कि नहीं हक है कि सिर्फ यही है कि सूबे मरकज को बुरा कहें, मरकज सूबों को बुरा कहे और हम एक दूसरे से दस्तों गिरे बांध रहे हैं। भाई खुदा के लिए अवाम की तरफ भी तवज्जो कर लें। ये अवाम भी वही है जिन्होंने आपको वोट दे के मुंतखब करती हैं और आप हाकिम, इसी अवाम के ऊपर आप हाकिम हैं। ठीक जी। आमिर साहब, मैं थोड़ा सा टेक्निकली इस पर करूंगा। देखें 172(2) आर्टिकल के तहत ये वफाकी हुकूमत की मलकियत है, इस पर कोई शक नहीं है।
लेकिन जब सूबे और वफाक आपस में टकरा जाएं, वो जो कहते हैं ना कि निकाह तो ठीक है पर कुड़ी दे वसन वाले कोई कम नहीं, तो ये जो हम सूबे और मरकज़ आपस में लड़ रहे हैं ना, तो फिर ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये रेफरेंस दे दें कि जुरिस्डिक्शन लीगली किसकी है। जब आपस में तनाज़ा कर लिया, एक बात सीधी सीधी सी है, उसको मानने को तैयार नहीं है, वहाँ पे भी फिर आएगा कि वो फुल कोर्ट से मुराद 3 रुकनी बेंच होगा या 17 रुकनी बेंच होगा। हमारी जो नॉटिकल माइल्स हैं ओरिजिनली 200 मील तक हमारी जुरिस्डिक्शन है, और पिछले दौर में जब वो थे पहले केस, तो उससे भी पहले ख्वाजा ज़हीर साहब ने किया था और इखलाक तारड़ फिर ये जीत के आए थे। हमारी समुद्री हदूद चलेगी 350 माइल पे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद 10 मील तक फिशरीज के हकूक हमने सूबों को दे दिए। अब लीगैलिटी विफाकी हुकूमत की है, प्रोपराइटरी राइट्स पे अगर आके सूबे टैक्स लगा देंगे तो फिर टकराव हो जाएगा। होगा क्या, मतलब आप देखें ना, सरमाए का कोई जगह नहीं होती कि जी वो जहां मर्जी ले जाएं। फेटफ के कवानीन पे थोड़ी सी ब्रेक लगती है। बहुत सारे जो लोग पिछले वजीर खजाना के पाँव में बैठे हुए थे, रात कुछ तकरीरें और कर रहे थे, आज किसी और के पाँव में जाने की बात करते हैं। अब ये कहीं भाग नहीं सकते। पहले ये जाके बांग्लादेश में इंडस्ट्रियां लगा देते थे, अब सरमाए का भी हिसाब लिया जाएगा। बहुत अच्छा है अगर आप कुछ फैसले करने लगे हैं और सरमायाकारी को फरोग देना है तो पहले अपने घर में बैठ के मसाइल हल करें, बजाय इसके कि ऑर्डिनेंस इशू करें, क्योंकि अब आपको पता है आपकी सूबे ने बात नहीं माननी। या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर थोड़ी सी अना हर बंदा खत्म करे। क्यों जरदारी साहब भी तो यही कुछ करने जा रहे थे जब वो सदर पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी की सिंध में भी और विफाक में भी हुकूमत थी, वो भी इसी तरह का एक मंसूबा लेके आए थे। उस वक्त प्रॉब्लम नहीं थे। सब लोगों ने अपने अपने वहां पे बहुत सारों की राय है कि अयाशी के अड्डे भी बन सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर के साथ वो जो बटन आइलैंड है वो किसी मुल्क से ज्यादा वहां उनको पैसे बना के दे रहा है। और हम अपने जो भी मंसूबा शुरू करते हैं पहले घर के अंदर रोना डाल देते हैं, बेबरकतापन डालते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। जी अमजद शेख साहब, देखिए ये या तो पोर्ट कासिम के हद में कुछ आते हैं, कुछ आते हैं केपीटी के, और दोनों ये अदारे जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ये काम नहीं करने देगी, इसमें फटा रहेगा। और वजह उसकी ये है कि इसमें अरबों डॉलर की कमाई है। ये एक वक्त में बैरियर टाउन जबकि वहां इस प्रोजेक्ट में जरदारी साहब हिस्सेदार थे, तो सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यहाँ कुछ बनाए जाने का एक जजीरे के ऊपर प्रोग्राम बना था। उसमें कहा जाता था कि जी 42 बिलियन डॉलर की या 45 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप अंदाजा उससे कर लीजिए कि सिंध गवर्नमेंट कैसे अपने आप को महरूम कर ले, क्योंकि उसमें कई हजरात होंगे जिन्होंने खाना पीना होगा, और ये अपना जो मफाद उसमें अपने खाने पीने का किस्सा है ये रुकावट रहेगी और ये मनसूबा शायद आगे ना बढ़ सके। जी इलियास साहब, ये जो फटा देखिए आप आइलैंड पर भी पड़ा वफाक और सिंध गवर्नमेंट में, तो ये मसले जो हैं ये पूरे इस तरह ही हैं। जो भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है, देखें आज तक कालाबाग डैम के बारे में बात नहीं हो सकी, इसी तरह जो भी काम करने लगते हैं, कोई डैम या कोई डेवलपमेंट का काम होता है, हमारे यहाँ पहले ही सियासत उसमें शुरू हो जाती है और वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुँचता। उसमें ये नहीं देखा जाता कि मुल्क के लिए फ़ायदा है, हालांकि समुंदर है, इसके लिए इनको पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि चीज़ें बनानी चाहिए, हमारे समुंदर का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सी पोर्ट है कराची, उसको डेवलपमेंट के लिए अगर काम करते, आज तक किसी ने ये नहीं सोचा, बजाय कि पाकिस्तान में बजाय सैर करने बाहर मुल्कों में जाते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग करें तो अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करें, यहाँ मुल्क में ज़र मुबादला कमाएं। ये कभी किसी ने इस तरह सोचा ही नहीं है, ना इस पर कोई ऐसी कभी देखा नहीं है कि काम कोई भी डेवलपमेंट का मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। देख लें हर जगह लड़ाई पहले सियासत शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है, सियासत पहले होती है और काम बाद में होता है इस मुल्क में। जी लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि सिंध के और वफाक की जो आइलैंड्स के ऊपर एक जो झगड़ा है, तो वो जनरल साहब ने कहा भी कि असल वो पैसों का ही मामला है सारा, कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, देखें जब रियल स्टेट बिजनेस आप किसी थर्ड वर्ल्ड के मुल्क में शुरू करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान जो है या बचाना जिस चीज़ को ज़रूरी होता है वो इन्वायरमेंट को होता है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन अब हमारी जो फेडरलिस्ट फोर्सेस हैं उनको सोचना चाहिए कि अब ये ज़माना गया है बदल, तो थोड़ा सा अपना, जैसे गांव में कोई चौधरी होता है ना जब, तो वो अगर 25 साल से पहले या 50 साल पुराना ही रोब दबदबा रखे तो फिर उस तरह नहीं होता। अब जैसे लाहौर है, लाहौर इस वक्त को 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, ठीक, और इस शहर के दूसरी तरफ दरिया के साथ ही एक नया रिवर सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। भी बंदे खुदा के
आपने ये अपने तो पैसे खड़े करके निकल जाना है, या चाइना की कंपनियों ने, बाहर की कंपनियों ने सीमेंट लगा के खड़े हो जाना है। तो किसी ने ये सोचा कि लाहौर में पानी की सतह दिन ब दिन कितनी नीचे जा रही है। बिल्कुल। अगर 1.5 करोड़ का एक साइड पे शहर है, तो 1.5 करोड़ का दूसरे पर शहर बना देंगे तो ये तबाह हो जाएगा अगले दिन। एक जो सरकारी जंगल बचा है करोल घाटी का, जहाँ ये हादसा हुआ है, उसको आप एक्वायर कर लेंगे। तो एक यहाँ कानून ये बनाया गया है कि जो किसानों की जाती मलकीत ज़मीनें हैं, गवर्नमेंट उनको भी वो एक्वायर कर सकती है। अभी ये मतलब क्या कोई हम किसी मफतूहा इलाके में रह रहे हैं, तो फातेह आके हम पे कब्जा कर रहा है। सूरत हाल करें बनी गाला पे आपने इस्लामाबाद की जो अराजी है वहाँ पे कॉलोनियाँ बना के तो उसका सारा एनवायरनमेंट खराब कर दिया। तो ये चीजें कि जी वो मिल बैठे, फलां मिल बैठे, वो मिल बैठे का काम नहीं, अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ काम करे, चाहे किसी का प्रॉफिट है या किसी का नुकसान है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है, इक़्तिसादी सिफारतकारी मौशी बेहतरी के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमती सतह पर मईशत की बेहतरी की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी सिफारतकारी के लिए एक बड़ा कदम उठाया और 13 वज़ारतों पर मुश्तमिल इकनॉमिक आउटरीच एपिक्स कमेटी और कोऑर्डिनेशन ग्रुप कायम कर दिया। एपिक्स कमेटी मुल्की मुआशी इशारियों का जायजा लेगी, जबकि कोऑर्डिनेशन ग्रुप मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मौसर एक्शन प्लान पेश करेगा। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है, इक़्तिसादी सिफारतकारी मुआशी बेहतरी के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है? जी हाफिज़ ताहिर साहब। जी आमिर इलियास राना साहब। बात सिंपल सी है, जो हमने पहले भी कही कि आपको सरमायाकारी बढ़ानी है, जो पिछले सेगमेंट में भी थी। तो सूबों को बहुत अच्छा किया, सूबे भी हैं आज़ाद कश्मीर के, वो वज़ीर आज़म भी हैं जिन पे पर्चा भी हो गया है। लेकिन आपको हिज़्ब इख्तलाफ के साथ, जैसे शहबाज शरीफ ने बहुत पहले ऑफ़र की थी, मिसाक़े मईशत करना पड़े। आप जो कुछ मर्जी कर लें, इन्वेस्टर का एतमाद आपको तभी मिलेगा जब हर तरफ से एक आवाज़ आएगी कि जो फैसले हो रहे हैं उनको आइंदा भी कायम रखा जाएगा। तो जब तक आप ये पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे, आप जितनी भी बेहतरी कर लें, अब जैसे गंदम के हुआ कि पहले आप बुरान ठीक नहीं कर सके, आज आप G2G जा रहे हैं रशिया के साथ, तो तय कर लिया है कि उमर हमीद सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर है उसकी सरबराही में दोबारा नेगोशिएट करेंगे और रेट को कम करेंगे जब हम रशिया से गंदम लेंगे। आपको बहुत पहले फैसले कर लेने चाहिए, बजाय टाइम पे जब गंदम गायब हो जाए, आटा गायब हो जाए, महंगा हो जाए और आप फिर फैसले करें। बेहतर ये है कि वज़ीर आज़म साहब एक दफ़ा फिर सोच लें कि एहतसाब का काम अलग से कर लें और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए फैसले अलग से कर लें। ठीक जी अमजद शुएब साहब। बात यह है कि ये अच्छा कदम है लेकिन लेट है। इन्होंने बड़ा लैक ऑफ होमवर्क, ये होमवर्क नहीं किया होता, बहुत पहले से ये चीजें तय होती, हुकूमतें आने से पहले बहुत कुछ सोच सकते थे लेकिन किया नहीं। अच्छा कदम है, लेकिन दूसरी तरफ वही जो अभी राना साहब बात कर रहे थे, ये बड़ा जरूरी है कि ऑपोजिशन ऑन बोर्ड लेके आए। अगर नहीं लेके आएंगे तो जो पॉलिसीज आज वजह होंगी उनमें कंटिन्यूटी का मसला रहेगा, इन्वेस्टर हमेशा इससे कायम रहेगा। तो ये ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें। फैसल साहब। जब तक आप मुल्की हालात को सही नहीं करेंगे तो गैर मुल्की क्या, तो मुल्की सरमायाकार भी जो है वो सरमायाकारी नहीं करेगा। जब हर चीज़ में यहाँ तनाज़ात पैदा हो जाएंगे और मजमूई सूरत-ए-हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त है, उस इंतशार को, उस कलफिशार को आप ख़त्म नहीं करेंगे तो कोई भी गैर मुल्की जो है वो सरमायाकार नहीं आएगा। पहले आप इस पर तवज्जो दें। एक सी मिसाल दूँ, जजीरों का एक जो सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, तो इसमें कौन सा गैर मुल्की सरमायाकार आके इन हालात में वहाँ पे जो है सरमायाकारी करेगा। आप मुल्क के हालात को पहले बेहतर करें, सबको लोगों को एक पेज पे लेकर आएँ। ठीक, हाफिज़ ताहिर साहब। बिल्कुल, दाखिली आपके यहाँ इस्तेहकाम आएगा तो बाहर से लोग आएंगे, अगर दाखिलियत में इस्तेहकाम होगा तो बाहर से क्या लोग आएंगे। एक अच्छा कदम है, अच्छी सिमत है, अल्लाह करे कि ये तेज़ी के साथ जो है ये मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं। हमारा जो दाखिली अमन बेहतर होता चला जाएगा, दाखिली मसाइल वो एक एतमाद पैदा हो अगर सरमायाकार को कि मेरा सरमाया नहीं डूबेगा, मुझे कोई खतरा लायक नहीं होगा, तो बहुत सारे जो बाहर पर बैठे पाकिस्तानी हैं वो आने को तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो असल मसला एतमाद की बहाली है। ठीक है हाफिज़ साहब। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल, ये तो पहले ही सुना था कि थिंक टैंक बैठे हुए जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई थी उस वक्त से अब तक इंतज़ार कर रहे थे, बड़ी देर कर दी। 100 दिन का वादा था कि बड़े हालात बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन उनमें तो कुछ नहीं हुआ। अब देखें माशाल्लाह
जो बना है अब थिंक टैंक, जो देखें इसमें ये क्या करते हैं। ठीक जी, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल है टैंक जो बैठता है तो वो आखिर पे फायर ही करेगा, तो मेरी तरफ से नतीजा 0 है ये वाला। और अभी हमारे भाई आमिर इलियास राना ने कहा कि सरमायाकारी को बनाए, तो राना साहब मेरे पास 100 रुपया बचा हुआ है, मैं तैयार हूँ, मेरे पास से सरमायाकारी कर लें इकट्ठे तो कुछ प्रॉफिट दे दिया करें मुझे। आपके और हमारे कंगलों के लिए बात नहीं हो रही, तो ये किन के लिए कर रहे हैं? फिर हम यहाँ बैठे हुए झकझक मार रहे हैं, फिर अपनी बात करें। ये वो यहाँ सरमायाकारी जिन्होंने करनी है उनकी बात हो रही है। को बिठाएं, लानतबाज भेजें अपोजिशन चले, के भी, ठीक हो गया लतीफ़ अपना काम हम करें, हम मिलकर इन्वेस्टमेंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आज के से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।